उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आ गया है मुलाकातों का मौसम, बातचीत का मौसम। मुलाकातों का मौसम आ गया, प्यार की बातों का मौसम आ गया, आ गया। एक खूबसूरत अभिनेत्री से मुलाकात का दौर, प्यार भरी बातों की फुहार पड़ रही है। जिंदगी है प्यार का गीत, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी जब गुनगुनाती है प्यार के गीत तो उस पर चढ़ता है मोहब्बत का रंग और आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती है मोहब्बत। जी हाँ, उनकी खूबसूरत अदाओं का जादू भी दर्शकों पर छाया आहिस्ता आहिस्ता। मोहब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता 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 आहिस्ता। कुछ लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनकी यादों में डूब जाना कितना सुहाता है, ये हम क्या बताएं, आप खुद ही सुनिए। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। बातचीत उनसे जिनके चेहरे पर मासूमियत है, खूबसूरती है और है गजब की कशिश। हैया 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 हैया। बोलने बतियाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। जानी मानी अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरे अपने यादों के उजाले बांट रही हैं। उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आपसे बातचीत की है दीपक महान ने। बोलो बोलो कुछ तो बोलो, सामने वाले है ले गए बाजी। हैया 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 हैया। विविध भारती के सभी श्रोताओं को दीपक महान का आदाब, नमस्कार। दोस्तों, आपको याद होगा हमने पिछली दफा पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ बातचीत की थी और बातचीत का सिलसिला एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर छोड़ा था। आइए आज उसी बातचीत को पुनः शुरू करते हैं, उसी मोड़ से पद्मिनी कोल्हापुरे जी से बात करते हैं। पद्मिनी जी, हमारे प्रोग्राम में आपका पुनः स्वागत। जब आप ये फिल्में इतनी कर रही थी, इतना आपका टाइम जा रहा था, आप कह रहे हैं 3-3 शिफ्टों में, तो क्या बचपन कहीं खो गया इसका कहीं आपको दुख भी हुआ? नहीं, टाइम ही नहीं था दुख महसूस करने का या दुखी होने का, टाइम ही नहीं था। लेकिन ऐसा था कि मेरी बहन थी मेरे साथ, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी, बचपन की सहेलियां, वो हमेशा मेरे सेट पर आती थी। अच्छा। एंड तो बहन यानी आपकी बड़ी बहन शिवांगी जी, जो कि शक्ति कपूर जी की पत्नी है। जी जी। और आउटडोर्स पे वो आती थी मेरे साथ, और मेरी 1-2 सहेलियां वो भी आते थे। मतलब अलग माहौल था। और जब आउटडोर्स शूटिंग होता था, यू नो, वी यूज्ड टू गेट 1 or 2 days, कभी जल्दी पैकअप हुआ, कभी वेदर के कारण शूटिंग कैंसिल हो गई, तो दैट वाज फन दैट वे। अच्छा। और पढ़ाई का, बिकॉज मैंने ये काम शुरू किया तो पढ़ाई का शौक तो एकदम साइड में चला गया। अच्छा। डेफिनेटली वो एक सैडनेस है कि एजुकेशन में अपना नहीं मेरा इशारा कुछ एक और भी था कि बचपन में जैसे बच्चे को होता है कि वो कुछ भी कर ले, खेल ले, कूद ले, अपनी मन मर्जी कर ले, वो आप एक स्टार बन गई थी। दूसरी बात ये कि आपका समय आपका नहीं रह गया था, आप 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे थे, तो उस सबको खोने का कहीं आपको मलाल है या आज आप? थोड़ा सा है मलाल, पर क्या है, देखिए, आप जब तक किसी चीज को, जैसे आम अगर आप चखेंगे नहीं तो उसका स्वाद तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो चीज मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की, जी हाँ, है ना, जी हाँ, तो पता ही नहीं। अब जैसे लोग कहते हैं वाह कॉलेज लाइफ ऐसी है वैसी है, वी हैड अ ग्रेट टाइम कॉलेज लाइफ, पर जब मैं कॉलेज गई ही नहीं तो आई डोंट नो व्हाट द एक्सपीरियंस इज। सही कह रहे हैं। तो जिस चीज का आपको एक्सपीरियंस ही नहीं रहा या आपने चखा ही नहीं तो आपको उसका स्वाद ही नहीं पता चलेगा। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जी
आप जब फिल्मों में अब हीरोइन बनी तो आपकी बहुत तारीफ करते थे आपके सह कलाकार, खास तौर से मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, ऋषि कपूर ने हमेशा आपके लिए बहुत अच्छे शब्द कहे। इसका कारण क्या रहा? मतलब क्यों इतना लोग बाग हमेशा, जब भी अनिल कपूर आज तक आपको एक लकी मैस्कॉट बोलते हैं, मिथुन चक्रवर्ती की सबसे बड़ी हिट जो एक तरीके से फिल्मों में हुई वो आपके साथ दोनों फिल्में एक्चुअली चली ना, तो जैसे मिथुन की प्यार झुकता नहीं सबसे बड़ी हिट थी, मेरी सबसे बड़ी हिट थी। मुझे याद है जब प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई, मैं जीतू जी के साथ शूटिंग करी थी हैदराबाद में, शायद सुहागन के लिए या पता नहीं कौन सी फिल्म थी, और वो जब पहुंचे सेट पर, और आज जैसे हुआ है ना कि लोगों को ऐसे अभी इतना प्रमोशन चलता है आर्टिस्टों को, मतलब एक महीना पहले अभी अलग अलग चैनल्स पे दिखाई देते हैं या स्टेज पे आते हैं, बिल्कुल इवेंट्स, और ये वो आपका उस तरीके का उस जमाने में कुछ नहीं होता था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल थैंक गॉड। मैं तो कहती हूँ शुक्र है मैं इस जमाने की नहीं हूँ, वरना मैं तो पागल ही हो जाती। जब प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई, और ये 3-4 कुछ एक्टर्स थे जो जिनके लिए बॉक्स ऑफिस एक वो मैगजीन हुआ करती, मैगजीन थी उनके लिए, इट वाज बाइबल एंड गीता लिटरली। जब जीतू जी आए सेट पर, मुझे क्लू ही नहीं था, फिल्म रिलीज हो गई प्यार झुकता नहीं। स्पेशली आई थिंक एक्ट्रेसेस, आई थिंक हीरोइनों का ये थोड़ा सा एक अप्रोच था कि चली नहीं चली, काम तो चल ही रहा है ना, बिकॉज वी वर नॉट रियली इनटू द प्रोड्यूसर्स की फिल्में हिट हो रही हैं या फ्लॉप हो रही हैं या उनका नुकसान हो रहा है, नफा हो रहा है, जो भी। तो जब जीतू जी आए सेट पर तो उन्होंने कहा, तुमको पता है तुम्हारी फिल्म प्यार झुकता नहीं कितनी बड़ी हिट हुई है? मैंने कहा अच्छा। तभी भी मुझे एक रियलाइजेशन, बिकॉज आई डोंट नो द फिगर्स और ये सारा कुछ कि इस थिएटर में इसमें इतनी कलेक्शन हुई है, वो दे वर अवेयर ऑफ दिस। जीतू जी, चिंटू जी, इनका ये था, बिकॉज आज तक अगर देखा जाए तो इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, तो उनको ज्यादा असर करता है। ऑफ कोर्स आज ऐसे हो गया, वेदर योर हीरो लाइक एन एक्टर और एन एक्ट्रेस, अगर फिल्म नहीं चली तो यू डू गेट अफेक्टेड, बट उतना हीरोइनों पर असर नहीं होता है। उस जमाने में भी, शायद इस जमाने में भी अगर आपकी लगातार फिल्में फ्लॉप हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हमें उस वक्त नहीं ऐसा कुछ फर्क पड़ता था। बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस इनको पता थे, तो कि यहाँ पे सीटें फाड़ी गई, यहाँ पर ये इतने में ब्लैक में बिकी, एंड ऑल दोज थिंग्स वर लाइक आई मीन आर अनहर्ड ऑफ टुडे। सो उस वजह से मिठुन को लग रहा होगा कि शी इज लकी फॉर मी, बट ही यूज्ड टू से इट ओपनली। मिठुन तो कहते भी थे कि तुम मेरी लकी चार्म हो या लकी मैस्कॉट हो, व्हाटएवर। तो अब ऐसा यहाँ भी अगर देखा जाए, अभी कोई भी फिल्म आज भी, मतलब अगर किसी लड़की की या किसी हीरोइन के साथ हिट हो जाए तो दे गो ऑन साइनिंग फिल्म्स टुगेदर, है ना, उनके साथ फिल्में। बट अभी एक अलग अप्रोच हो गया। उस वक्त तो ऐसा, फिर मिठुन के साथ मेरी धड़ाधड़ फिल्में मैंने साइन करनी शुरू की, एंड आई डिड आई थिंक प्रोबेबली 10-12 फिल्में मिठुन के साथ की। हालांकि उस वक्त लोगों को ये लगा कि शायद चिंटू जी के साथ मेरा पेयर अप ज्यादा अच्छा जाएगा। लॉट ऑफ पीपल फील कि आई पेयर्ड अप बेटर विद चिंटू देन विद मिठुन, बट commercially that was more viable for producers. But चिंटू जी के साथ मैंने बहुत अच्छी फिल्में की, चिंटू जी से बहुत सीखा। Again I had a great actor opposite me, to learn. और अनिल के साथ ऐसा था कि शायद again I think दूसरी या तीसरी फिल्म थी, वो 7 दिन वो हिट हुई, तो उसको भी शायद लगा कि मैं उसकी लकी मैस्कॉट हूँ। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों।
बनी ये दुनिया दीवानी। हमने वफा की राह न छोड़ी, हमने तो अपनी हार न मानी। उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लुट जाता है, लुट जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। आपकी उम्र बहुत छोटी थी जब आपने ये सब बड़ी बड़ी फिल्में की, तो उस समय जो स्क्रिप्ट या स्टोरी होती थी वो क्या आप चुनाव करते थे या आप तो वो माँ बाप चुनाव करते थे? दोनों बैठते थे, पर स्क्रिप्ट ऐसी कोई आज की जैसे बाउंड स्क्रिप्ट आती है ना, वैसा नहीं दिया वैसा गया नहीं था, बट नरेशन हुआ करता था। अच्छा। फुल मतलब 2 घंटे 3 घंटे का बाकायदा नरेशन हुआ करता था। जी हाँ। एंड तब जाके करते थे, बट उस वक्त ऐसे था कि चलो स्टोरी या जो भी है स्क्रिप्ट जोर दिया जाता था, बट बैनर क्या है, डायरेक्टर कौन है, साथ में एक्टर कौन है, उस पे ज्यादा जोर दिया जाता था। आपके पिता को कभी कोई ये अफसोस नहीं हुआ कि मेरी लड़कियों ने गायकी में या संगीत में कुछ आगे नहीं किया और वो एक्टिंग के तरफ चली गई? क्योंकि वो काम मेरा सही गया ना एज एन एक्टर, अच्छा। पर उनको डेफिनेटली एक था कि भाई अगर कोई लड़की सिंगर बन जाती, या वो तो उनका एक था ही ना, इट वाज इन हिज फ्लैश एंड ब्लड, या गायन तो था ही उनमें, तो उनको कहीं ना कहीं। तो अभी मेरी छोटी बहन है ना तेजस्विनी, उसकी बेटी हुई है, तो हम उसको बोलते हैं, मतलब उसको एक चीज सिखाई है, वो मराठी में ही बोलते हैं, हम उसके साथ बात करते हैं मराठी में, तो आते ही हम शुरू करते गाना मन, और वो आ शुरू करती है। तो उसने कहा कि ये डेफिनेटली कुछ नहीं तो गाना कहीं ना कहीं तो सीखेगी ही सीखेगी, क्योंकि सिद्धांत ने सा शुरू किया, फिर श्रद्धा ने ज्वाइन किया, फिर मैंने, फिर शिवांगी ने, फिर तो सारे, तो उसको भी ऐसे लगा कि चलो मैं भी विरासत में तो है ही आपके। जी जी, अब श्रद्धा भी बहुत अच्छा गाती है। बिल्कुल। मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी ज़मानत है, तू मेरी अमानत है। मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करदाए कर दे इधर भी तो निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। ये कहाँ तक बात सही है कि आपके पिता के पास कोई 100 साल पुरानी रुद्र वीणा थी जो कि वो किसी अभी न भी किसी है, को अभी भी देना है। चाहते थे, कहते थे कि अगर ये सीख जाते तो मैं चाहता था कि ये सही बात है? जी सही बात है। उन्होंने एक्चुअली, मेरे ग्रैंडफादर जो रुद्र वीणा बजाते थे, फिर मेरे पिताजी ने सीखा उनसे, फिर वो काफ़ी रियाज करते थे, एंड उनके पास ये मुराद खान साहब की वीणा अच्छा है, आई मीन आज भी हमारे पास है। और क्योंकि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट
डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है बजाना, क्योंकि जिस तरह से आपको बैठना पड़ता है, और तानपुरा पे एक वो होता है ना, भोपला हम लोग कहते हैं, भोपड़ा एक होता है, इस पे 2 बड़े भोपले होते हैं और बहुत सारी उंगलियां आपको यूज करनी पड़ती है। इट्स नॉट अ वेरी इजी इंस्ट्रूमेंट रुद्रवीणा। तो वो धीरे धीरे, नॉट वेरी मेनी पीपल, कुछ लोग हैं जो बजा रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक मेरे पिताजी थे, उन्होंने एक ट्रस्ट भी शुरू किया था कि अभी हम ऑब्वियसली उसको कंटिन्यू करें। तो उससे जिन जिन लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए है ना प्ले करने के लिए अपना जो भी है, तो हम ज्यादातर वीणा का, रुद्र वीणा का पौने घंटे का 1 घंटे का परफॉर्मेंस रखते। उनके मेरे ग्रैंडफादर की एनिवर्सरी पे करते थे हम, बट ये एक जो ट्रस्ट है हम कंटिन्यू करना चाहेंगे, और जितने भी रुद्र वीणा जो सीखना चाहेंगे उनको एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि न केवल स्क्रीन पर पद्मिनी जी ने बहुत आदर्श स्त्री के बहुत बेहतरीन रोल अदा किए हैं, लेकिन अपने असली ज़िंदगी में भी इन्होंने अपने माता पिता का बहुत न केवल प्रेम पाया बल्कि इन्होंने बहुत सेवा की। ये एक काबिल तारीफ बात है पद्मिनी जी की, इतनी इस विधा में रहते हुए भी आपकी जड़ें बहुत मजबूत है। इसका आप किसको क्रेडिट देती हैं? एक इंसान के तौर पे आपके बारे में इंडस्ट्री में बहुत अच्छी एक छवि है और लोग बहुत अच्छी बातें आपके लिए कहते हैं, इसका कारण क्या है? जैसे आई वॉज अ स्टार, मेरे माता पिता ने कभी मुझे एज अ स्टार घर में ट्रीटमेंट दी नहीं। आई वॉज माई सेल्फ, मतलब अगर मैं शूटिंग पर जाती थी तो ये था कि 10 बजे के बाद एक होता ना, जैसे कि ये नहीं कि शूटिंग करते रहो, उनको लगता था नहीं मेरी बेटी को घर आना है, उसको आराम करना है, और दे नेवर ट्रीटेड मी लाइक, एक होता है ना कि एक सोने की चिड़िया है, हाँ उस टाइप का। बट इट इज अगेन दैट इज द एनवायरनमेंट। कहीं कहीं संस्कार की भी बात होती है। कहीं आपने देखा अपने माता पिता को भी, शायद उन्होंने अपने माता पिता, आपके दादा दादी वगैरह की उन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में, उनकी सेवा की बड़ों की, तो शायद वो भी आपने सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरा बेटा कहता है, क्योंकि आई हैव लिव्ड हियर विद माय पेरेंट्स, हमारे वी डोंट हैव अ ब्रदर, तो मेरा बेटा आज कहता है कि मॉम, तुम जिस तरह से तुमने मॉम डैड को देखा है उनके साथ, जैसे बोलता है आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम you. For him to even say something like that, I think उसमें, because एक था हमारे घर में मराठी माहौल था, तो उसमें भी नेचुरली ये सारा कुछ इनकलकेट हुआ है। तो आजकल ये जो चल रहा है न्यूक्लियर फैमिलीज और ये वो, जहाँ पे संयुक्त परिवार में एक विश्वास रखते थे, और उसी को आप लोगों ने, देखिए हर बात में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, अच्छा भी है, बुराइयां भी बहुत हैं, बट दोनों तरफ से देखा जाए, बट यहाँ पर ज्यादा अच्छाइयां हैं। जब आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो, नाना नानी दादा दादी के साथ आप रहते हो, तो बच्चा बहुत सीखता है। सिक्योरिटी, वैल्यूज, घर के संस्कार, ये बहुत ऑटोमेटिकली बच्चों में इनकलकेट हो जाते। पद्मिनी जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कुछ फिल्में की, विधाता, स्टार, लवर्स, प्यार झुकता नहीं, मजदूर, कुछ फिल्मों के बड़े आपके अलग से अविस्मरणीय अनुभव रहे होंगे। वो कोई ऐसा याद आता है आपको क्षण जिसने कि आपको बहुत प्रभावित किया, या जो बहुत प्रेरणास्पद रहा आपके लिए किसी फिल्म में? काफ़ी ऐसे एक्चुअली मोमेंट्स थे। अब जैसे जैसे मैं फिल्में करती गई, जैसे जैसे मुझे एक एहसास होने लगा कि कितने बड़े डायरेक्टर्स के साथ, एक्टरों के साथ मैं काम कर रही हूँ, फिर जब राज अंकल ने प्रेम रोग टेक ओवर की और जब मेरी वो फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद मुझे याद है जब उसकी स्क्रीनिंग थी RK स्टूडियोज में, और सब पिक्चर देखकर बाहर निकले जब उसकी पहली कॉपी लोगों ने देखी, और राज अंकल यूजुअली क्या करते थे, अंदर बैठते नहीं थे, बाहर बैठते थे, कि उनको ऐसे नहीं होता था कि जैसे अंदर बैठ के मैं देखूं लोगों का रिएक्शन, तो वो बाहर बैठते थे। जैसे फिल्म खत्म होती थी, लोग बाहर आते थे और कहते जो भी उनके जो कमेंट्स होते थे लोगों के, एंड ज्यादातर वो अपने ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटरों को दिखाते थे, बट उनके जो क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली के एक बाहर का उनको एक रिस्पॉन्स मिले कि क्या है, क्या कमी है, क्या करना चाहिए, क्या लगा लोगों को, सो इन केस ही हैज टू ऑल्टर दैट। तो जब मैं बाहर निकली तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगी, क्योंकि इस फिल्म के जरिए, इस फिल्म के थ्रू तुम्हें लोग जिंदगी भर याद रखेंगे, एंड विच इज अ फैक्ट। आज उस फिल्म को रिलीज शायद होकर 25-30 साल हुए हैं, एंड आज भी लोगों से मिलती है और वो सिर्फ एक और एक फिल्म की बात करते, वो है प्रेम रोग। किसी का मैसेज था कि जस्ट वॉचिंग प्रेम रोग। ये ठीक है मनोरमा कि तुम बड़े लोग हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। मजा नहीं आया, हमसे भी भूखे पे कभी ठीक से गुस्सा नहीं किया जाता।
तुम नाश्ता करके गुस्सा करो, बहुत जमेगा। इसमें मिर्चा नहीं कसम से, देखो। लो खा खा। मनोरमा, ये अच्छी जबरदस्ती है। खुद ही तंग करती हो फिर खुद ही रोती हो। क्या जबरदस्ती की हमने? दुनिया भर की बातें कुछ सुना दिया हमें और ऊपर से रोने भी नहीं देते। मैंने क्या कहा तुमसे? तो क्या हमने कहा कि हम बड़े और तुम छोटे हो? हम थोड़ी कहने गए थे भगवान जी से कि हमें ठाकुरों के घर पैदा करो ताकि देव हमें बातें सुना सके, राधा हमें बातें सुना सके। लेकिन डांटेंगी बड़ी माँ और गुस्सा निकालेंगे हम पर। उन्होंने कहा था जाके बुला ला, पर हमारा ठेंगा भी नहीं आने वाला था मनाने। सुबह से भूखे हम और इनसे कह रहे तुम नाश्ता कर लीजिए। इन्होंने सारा उठाकर मिट्टी में डाल दिया। हाँ, तो ये है असल बात। भूख की वजह से ही रोना आ रहा था ना? अच्छा बाबा, ये लोग खा लो कुछ, खा लो। हमें नहीं खाना है, तुम खाओ खाना तो, वरना ये भी फेंक दो धूल में। हाथियों की जबरदस्ती करूं? जबरदस्ती करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ हमारे साथ। अच्छा चलिए निकाल। मत करो, कह देते हैं, वरना दांत काट खाएंगे हम। बढ़िया दांत काटने वाली। काटो काटो अगर काट सकती हो तो। अरे 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। तो जब भी प्रेम रोग आती है चैनल्स पर, लोग मुझे मैसेज करते हैं, जितने भी मेरे जिनके पास मेरे नंबर्स हैं, वो कहते हैं कि वी जस्ट वाचिंग प्रेम रोग एंड आई कांट स्टॉप क्राइंग एंड आई ऑलवेज क्राई वाचिंग द फिल्म, ब्ला ब्ला ब्ला। वो गाना इतना सुंदर है, वो गाना इतना खूबसूरत है। तो ये सारे कमेंट्स प्रेम रोग के लिए ही आते हैं। मतलब मैं भी एक्चुअली प्रेम रोग का क्यों इतना बार बार जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि जब ये फिल्म चिंटू ने साइन की तो उनको लगा कि ये तो इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म। जो इम्पैक्ट या शायद जो काम चिंटू ने किया इस फिल्म में, आई डोंट थिंक ही इज गिवन सच अ स्टेलर परफॉर्मेंस। आई कांट एटलीस्ट रिमेंबर, क्योंकि मैं चिंटू नीतू की बहुत बड़ी फैन थी बचपन में, उनकी सारी फिल्में देखती थी। लेकिन जो इम्पैक्ट चिंटू ने दिया है लोगों पे, ऑडियंसेस पर, इट वाज समथिंग इनक्रेडिबल। मतलब आज भी मैं फिल्म देखती हूँ तो मुझे लगता है चिंटू वाज ब्रिलियंट इन द फिल्म। मेरा तो बिकॉज लेंथ वाइज, सब्सटेंस वाइज सारा कुछ था ही मेरे। पूरी कहानी आपके इर्द गिर्द ताना बुना हुआ था। बिल्कुल, लेकिन उनका जो भी रोल था, जितना भी काम था उनका, वाज ही गिव अ स्टेलर परफॉर्मेंस। मनोरमा, तुम इस वक्त बहुत प्यार करते हो ना हमसे? बोला। भले ही तुम्हारा दिल दुखाया है मैंने, पर सच बात तो यह है मनो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। हम भी तुम्हें प्यार करते हैं देव, बहुत प्यार करते हैं। पर कितने भागे हैं हम, हमें पता भी चले तो कितनी देर बाद। हम तुम्हें इसी प्यार का वास्ता देते हैं देव, अभी ये गांव छोड़कर चले जाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम? हम खुद अपने कानों से सुनकर आ रहे हैं देव। वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुँच जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं मनो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमारी फिक्र मत करो देव, हम तो यूं भी बर्बाद हो चुके हैं। पहले शादी की हमने, फिर विधवा हुए, ये तो जानते हो तुम। पर ये नहीं जानते, उसके बाद हमारी इज्जत लूटी गई। बड़ी बेदर्दी से कुछ लग गया हमें। मन्नू,
तुम क्या समझती हो? मेरा प्यार मिटाने के लिए इतनी वजह काफी है? हम प्यार मिटाने को कहाँ कहते हैं, पर इतनी बात मान लो, शहर वापस लौट जाओ। लौट जाऊंगा, मगर तुमसे शादी करने के बाद, उससे पहले नहीं। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी ही जिद सही। लो, मांग भर ली हमने। ये क्या किया मनोरमा? पति मान लिया है तुम्हें। अब हम अपने सुहाग की भीख मांगते हैं तुमसे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ ये गांव छोड़कर के, चले जाओ। मर लो। मेरे हमारा तन मन, हमारी हर सांस तुम्हारी है देश, हमारा कहा मान लो। देखो, एक बार विधवा हो चुके हैं हम, हमें दोबारा विधवा मत बनाओ। जाएगी प्यार में तेरे, तुझसे मिलने की आस है आजा, मेरी दुनिया उदास है आजा, मेरी दुनिया उदास है आजा। प्यार शायद इसी को कहते हैं, हर घड़ी बेकरार रहता हूँ, रात दिन तेरी याद आती है, रात दिन इंतजार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ, मैं तुझे प्यार प्यार करती हूँ, मैं तुझे प्यार प्यार करता हूँ, मैं तुझे प्यार प्यार करती हूँ। उजाले उनकी यादों के जानी मानी अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ वी शांताराम जी ने मुझे साइन किया। उनका एक अप्रोच, ये कौन सी फिल्म थी?
झंझार। अच्छा। वो फिल्म चली नहीं, बिल्कुल हाँ। ही नहीं चली, बट मतलब मेरा काम हो गया। मैंने बहुत सीखा उनसे। एक राजकमल की फिल्म मैंने की, वी शांताराम जी डायरेक्ट कर रहे थे, और उनके बारे में मैंने इतना सुना था कि माय गॉड, लोग डरते थे उनके सामने, कांपते थे। वो सो स्ट्रिक्ट और सो मेटिकुलस एंड सो पर्टिकुलर। अगर आप उनकी जितनी भी फिल्में देखोगे, पिंजरा एंड जल बिन मछली, स्टाइल था। आई मीन राज अंकल यूज्ड टू एक्नॉलेज, एंड उनको, राज अंकल को भी जब पता चला कि शांताराम साहब ने मुझे साइन किया, नहीं सर, ओ माय गॉड, यू आर ब्लेस्ड, बहुत सीखोगी तुम। और वो भी मुझसे पूछते थे, अच्छा फिर क्या, कैसे, उनका क्या था स्टाइल, बिकॉज उनके हाउ एक दूसरे के बारे में बहुत एक उत्सुकता रहती थी। बिल्कुल। तो झंझार के लिए मुझे राइडिंग सीखनी पड़ी, और बट ही वाज सो लविंग, मतलब टोटल विपरीत जो मैंने सुना था उनके बारे में, टोटल ऑपोजिट उनकी जो पर्सनालिटी थी। एंड राजकमल में जब भी शूटिंग होती थी तो संध्या जी हमारे लिए मछली बनाती थी, एंड इट वाज अगेन अ होमली एटमॉस्फेयर। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। लपके जलती हुई राहें जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें आग सी लपके जलती हुई राहें जी को दहलाए
आपने लवर्स की बात की, जी हाँ। उसमें भारती राजा जी डायरेक्ट कर रहे थे, राजेंद्र कुमार साहब की फिल्म थी वो, जी हाँ। उनके बैनर के अंडर। तो मुझे याद है एक हम सीन कर रहे थे जिसमें, अच्छा मुझे स्विमिंग बिल्कुल आज भी नहीं आती स्विमिंग, जी हाँ। तो एक कनाल था यहाँ से, आई थिंक महाबलेश्वर के रास्ते पर या उसके बाद ऐसा कुछ है। तो एक गाने का शॉट था जिसमें कुमार गौरव, बंटी और मैं, हम दोनों कूदते हैं उस कनाल में। तो आप बिलीव करेंगे, मतलब आई वाज सो काइंड ऑफ कमिटेड एंड डेडिकेटेड, मतलब एक अगेन आई वुड से पागलपंती कहूंगी मैं, कि हमें कूदना था। अब ये एक सेकंड के लिए मैं भूल गई कि आई कांट स्विम, एंड इतना करंट स्ट्रांग था दैट ट्रस्ट मी आई वॉज ऑलमोस्ट ड्राउनिंग। मतलब मुझे ये भी याद नहीं कि किसने मुझे निकाला, बिकॉज बंटी बोल रहा था मैं खुद को बचा रहा था, ही इज अ स्विमर, जी हाँ। जिसे मैं खुद को बचा रहा था। आई वॉज आस्किंग मुझे किसने निकाला, आई रियली डोंट नो, एंड इट वॉज समथिंग स्टिल इट्स अ क्वेश्चन मार्क to me. It was so bad. अच्छा, आपकी भुआ हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले। अगर हम संगीत जगत की फाउंडेशन या नींव महर्ती कहे जाएं, तो आपने उनके साथ बहुत लंबा अरसा पर्सनल लाइफ में भी बिताया है, प्रोफेशनल भी बिताया है, और बाद में आपने एक मराठी फिल्म आशा जी के साथ की जो कि उनकी जिंदगी की एकमात्र फिल्म है। मराठी फिल्म नहीं थी एक्चुअली, माई जो है, ज्यादातर लोग बाग यही मानते हैं कि वो मराठी फिल्म है, बिकॉज एक्चुअली टाइटल की वजह से एक्चुअली इस बात पे बहुत डिस्कशन भी हुआ कि भाई माई टाइटल है हिंदी फिल्म। अच्छा, हाँ, शायद वो चली नहीं इसलिए लोगों को यही, वो इस कारण लोगों को पता नहीं चला क्योंकि लोग ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि ये मराठी फिल्म है। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली इसके कारण जब जो मराठी व्यूअर्स थे जब देखने गए, उन्होंने देखा हिंदी फिल्म है, और जो हिंदी व्यूअर्स हैं वो नहीं गए देखने बिकॉज इट इज टाइटल्ड माई। हालांकि उसमें माई, मतलब मैं उनको माई करके बुलाती हूँ उसमें। आशा जी की शायद एकमात्र फिल्म है जिसमें उन्होंने की एक रोल किया है, और वो भी एक मेन रोल किया है। मेन रोल, बिल्कुल। और ये लोगों ने काफी तारीफ की थी उनकी एक्टिंग की। जी। हम चाहते हैं कि लता जी और आशा जी दोनों के बारे में लोग बाग हर रोज उनके गीत सुनते हैं, लेकिन उनके निजी पहलू के बारे में कुछ आप जानकारी दें। आप उनकी भतीजी हैं और आपसे ज्यादा शायद उनको कोई नहीं जानता होगा। आशा जी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट एंड खुश मिजाज और वाइब्रेंट उस टाइप की है उनकी पर्सनालिटी। मतलब आज भी वो शोज कर रही हैं, हैट्स ऑफ टू दैट वुमन, जिस तरह शी हैड अ फुल हाउस। तो दिस इज हर पर्सनालिटी। उनके पूरे करियर ग्राफ में ये है ही, मतलब आपकी जो पर्सनल लाइफ है, बट शी इज नेवर सॉर्ट ऑफ शाइड अवे फ्रॉम दैट। जी हाँ। और दीदी आत्या जो हैं वो ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, क्वाइट हैं। उनकी जो एक पर्सनालिटी है वो ज्यादा सुनती हैं, कम बोलती हैं। तो ये सारा कुछ है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर मंगेशकर्स। जी हाँ। आशा जी के साथ आपने एज एन एक्ट्रेस भी काम किया, तो वो उनका एक पहलू बिल्कुल अलग आपने अनुभव किया होगा वो सेट के ऊपर ही। वो कैसा लगा? और आप अपने आप में, क्योंकि जो समीक्षक हैं उन्होंने उनकी काफ़ी तारीफ की एक्टिंग की, आपकी नज़र में वो एक एक्ट्रेस के रूप में कैसी रही? देखिए क्या होता है कि अगर आप उनके गाने सुने लता जी के, अच्छा इन्होंने सबसे पहले तो बात ये कि लता जी और आशा जी ने थिएटर में काम किया है। अच्छा जी, जी। तो कहीं ना कहीं अगेन दे आर दीनानाथ मंगेशकर्स डॉटर्स। तो दीनानाथ मंगेशकर वॉज अ फेमस थिएटर पर्सनैलिटी। तो एक्टिंग, सिंगिंग, ये सारी चीजें उनमें भी हैं। ओनली थिंग इज मेरा उल्टा हुआ, मैं सिंगर बनने वाली थी, एक्ट्रेस बन गई। आशा जी, लता जी सिंगर्स ही बनी। एंड पर वो एक्टिंग का तो है ही ना, उनमें जीन तो है ही। एक आप इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत हीरोज के साथ आपने काम किया, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में आप का जो प्रेम है वो एक बहुत ही सीधे साधे प्रदीप जी के साथ हुआ। ये कैसे, मतलब वरना लोग कहते हैं कि हीरो हीरोइन, आपके बारे में कभी ऐसा सुना नहीं गया कि किसी हीरो के साथ आपकी कोई बात जुड़ी हो। ये तो ये प्रदीप जी जीवन में आए, इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। क्योंकि मेरे जितने भी एक्टर्स थे, जो भी हीरोज थे, वो मुझसे बहुत बड़े थे। चाहे वो देवानंद से, तो उन्हें काफी खराब लगेगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देवानंद बोलिए या राजेश खन्ना जी बोलिए या ऋषि कपूर या मिठुन, तो मुझसे काफी बड़े थे। एंड फिल्म मैंने की थी ऐसा प्यार कहाँ, उसके ये प्रोड्यूसर थे प्रदीप जी।
एंड आई डोंट नो, ऐसे से अगर आपका कार्मिक कनेक्शन हो तो वो उसका कोई इलाज नहीं या कुछ नहीं हो सकता. इट इज प्री डेस्टिन्ड. आई थिंक मैरिजेस आर ट्रूली मेड इन हेवन. तो प्री डेस्टिन्ड ही था. जी हाँ, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत से लोग बाग बहुत अच्छी बातें कहते हैं और प्रदीप जी वाकई बहुत अच्छे, जिसको कहते हैं जेंटलमैन आदमी हैं. एक क्योंकि परिवार और संयुक्त परिवार की आपने बहुत बात की, तो हम जानना चाहेंगे कि आप बहुत छोटी थी, फिल्में आपने की जिनमें कि आपका चरित्र एक हीरोइन का था. ज़्यादातर हीरोइनें अक्सर ये कहते हैं, ये पात्र जब वो निभाते हैं कहते हैं हमने अपने अनुभव से इसको निभाया या हमने ऑब्जर्वेशन से किया. लेकिन आपके केस में आपका शायद इतना अनुभव या ऑब्जर्वेशन नहीं रहा होगा, तो आप इतनी आसानी से अपने किरदार करने में कैसे सफल रही? आई थिंक इसका श्रेय मैं अपने डायरेक्टर्स को ही दूंगी. बहुत अच्छे डायरेक्टर्स थे जिन्होंने मुझे समझाया, कहा, बताया. एक जो भी मेरा रोल था उसको जिस तरह से एक्सप्लेन किया. एंड आई थिंक मुझे लगता है वो मैं करती गई और फिर जस्ट होता गया. आई डोंट नो. और एक एक्टर जो है वो हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है ना लोगों को. तो शायद पता नहीं मेरी माँ को मैंने उस तरह से ऑब्जर्व किया होगा. जैसे ऑब्वियसली मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने मदर का रोल जैसे प्यार झुकता नहीं, स्वर्ग से सुंदर, इन सब फिल्मों में मैंने एज अ मदर प्ले किया. और वो एक, अब अगर मैं उस टाइप की फिल्में करूंगी जैसे मैंने माई किया या भी फटा पोस्टर निकला हीरो, फीलिंग जो अंदर से एक फीलिंग आती वो अलग आएगी. इस मतलब अब जाकर उस वक्त इट वाज मोर लाइक इट वाज एन, जो आप देखते हो, सीखते हो, उसको आप परफॉर्म करते हो. एंड लोगों ने एक्चुअली उसको पसंद किया, ऑडियंसेस ने एक्सेप्ट किया. वो बहुत बड़ी बात है. लोगों ने बहुत अरसे तक फिर आपको देखा नहीं आपकी शादी के बाद, और आप बिल्कुल गायब सी हो गई थी. तो कहीं आपने वैवाहिक जीवन के कारण ये जो चकाचौंध है सिनेमा के पर्दे की, उसको मिस तो नहीं किया? मिस बिल्कुल नहीं किया, इसी वजह से क्योंकि मुझे कभी एज अ स्टार ट्रीट नहीं किया. क्या होता है जब आपको एक एहसास होता है, अगर आपको लगता है कि मैं स्टार हूँ और मैं एक्ट्रेस हूँ, फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं. फिर उसमें से निकलना मुश्किल होता है. अगर आप ये सोच के चलो कि ये मेरी आम जिंदगी है, वो मेरा काम है, अगेन उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा. अगेन उसका मैं दूंगी मेरे पेरेंट्स को, मेरी पूरी फैमिली, मेरे चाचा चाची जितने भी थे, मेरी बहनें, सबको मैं ये ऑब्वियसली क्रेडिट दूंगी. मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, टोटल नॉन फिल्मी. और मैंने ये सोच भी रखा था कि शादी के बाद मैं काम करना बंद करूंगी. और जब मैंने फिर से काम शुरू किया, मैंने कहा भाई मैं वही काम करूं जिसको मैंने ठीक से किया था और जो आपको पसंद है. जी. फटा पोस्टर निकला हीरो में जब आप चरित्र अभिनेत्री के रूप में आई तो लोगों ने बहुत सराहा आपको. तो क्या आगे लोग उम्मीद कर सकते हैं कि पद्मिनी कोल्हापुरी और ज़्यादा रोलों में दिखेंगी फिल्मों में? आई होप सो. मतलब मैं काम कर रही हूँ, करना चाह रही हूँ. अभी फटा पोस्टर के बाद मैंने एक टेली सीरियल भी किया था, एक नई पहचान. उसमें एक कैमियो रोल था. देखा जाए तो एक्टिंग इज एक्टिंग. आप चाहे वो टेलीविजन पे करो या स्टेज पर करो. हालांकि मैं थिएटर भी कर रही हूँ. कबाब जिसमें असरानी जी हैं और नवीन बावा जो एक टेलीविजन एक्टर हैं, और चित्राशी रावत जिसने चक दे इंडिया में काम किया. तो हम 4 कलाकारों का एक बॉलीवुड एक्स्ट्रावेगेंजा टाइप ऑफ प्ले है. काफी मजेदार है. तो हालांकि थिएटर करने से पहले मैंने करोड़ बार सोचा, क्योंकि थिएटर करना आसान नहीं है. बिल्कुल नहीं. थिएटर एक एक्टर का मीडियम है. फिल्म्स इज अ डायरेक्टर्स मीडियम. तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्टरों को.
में आंखें बरसने लगी, तेरी सूरत को आंखें तरसने लगी, तेरी फुरकत में आंखें बरसने लगी। जैसे बरसातों का मौसम आ गया, आ गया। मुलाकातों का मौसम आ गया, प्यार की बातों का मौसम आ गया, आ गया। आपने इतने बड़े बड़े निर्देशकों के साथ काम किया, कभी आपके मन में नहीं, और आपके जो पति हैं वो एक बहुत बड़े निर्माता हैं फिल्मों के, कभी आपका मन नहीं किया कि आप भी कभी बेटन उठा के निर्देशन करें? आप बिलीव करेंगे, मुझे 2-3 लोगों ने अप्रोच भी किया। मैंने कहा देखिए, डायरेक्शन एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरा ऐसे, मैं अगर, जैसे मैंने आपको कहा लवर्स की कहानी सुनाई, मुझे तैरना नहीं आता था लेकिन मैं पानी में कूद गई, तो मैं इस चीज में कूदना नहीं चाहती जिसकी मतलब जिसमें मैं बिल्कुल, फिर अगर मैं कोई चीज कमिट करती हूँ तो देन आई गो टोटली ऑल आउट, फिर मैं छोड़ती नहीं उस चीज को। तो
एक और हमने आपके बारे में सुना है कि आजकल आप बहुत, जो आपका प्रवास फिल्मों से दूर रहा, उसमें पिछले 20-22 सालों में, 25 सालों में आप आध्यात्मिक हो गई हैं बहुत। आपकी आध्यात्मिक जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ और उसके लिए आप क्या कर रही हैं? देखिए, मैं एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़ी हूँ जिसका नाम है सूक्यो माहिकारी, पिछले 22 साल से। जी हाँ। और इसमें हम परम पिता परमेश्वर, जिसे मतलब क्रिएटर गॉड कहते हैं, उनका हम दिव्य प्रकाश हर आत्मा को, मतलब सामने अगर जो भी बैठा हो आपके सामने, उनको आप लाइट दे सकते हैं, उनको आप ये दिव्य प्रकाश बांट सकते हैं। और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्मली क्या होता है आज के ज़माने में, पैसा इतना पैसा हो गया है कि हर बात में, हर चीज़ के पीछे पैसा है। तो ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई आकर लाइट लेकर जा सकता है। इसमें मेनली इसका जो मेन मकसद है, जो मेन एम है, इज टू प्यूरिफाई द सोल, देन द माइंड एंड द बॉडी। आज जब आपने अभी बात करी पैसा 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 सब जगह हो रहा है, और फिल्म इंडस्ट्री में तो आज लोग बाग 3 दिन के अंदर 100 करोड़ और ये सब बनाने की रेस में, तो ये जो नए बच्चे आ रहे हैं, खास तौर पे जब हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस के कारण लोग बाग कुछ और गलत कामों में लगे, उनके लिए कोई आप संदेश दें कि कैसे वो अपना विवेक देखिए, बनाए रख सकते हैं? मुझे लगता है जब आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग ना हो, तब जाके ये सब बाकी जो चीजें हैं, पैसा और ये 3 दिन का ये, और बॉलीवुड और नेम फेम जो है, ये सब बहाना है। अगर आपका फाउंडेशन सही हो, अगर आपके माँ बाप आपको सही तरह से, फाउंडेशन जो इयर्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो आई थिंक इट इज़ मोर दैट। मतलब स्कूल्स में भी अगर आप देखें तो एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स होते हैं, एक टीचर होता है। हाउ मच कैन अ टीचर ऑल्सो टेक केयर, है ना? हाफ योर लाइफ यूर इन स्कूल, यूर इन कॉलेज, बट मोर देन हाफ योर लाइफ आप घर पर होते हो। जब आप बच्चा घर पर आता है, जब आप फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ भी कहें, आज माँ बाप पे भी इतना प्रेशर है, बिकॉज यू नो इट इज़ अ वेरी विशियस सर्कल। इतना मुश्किल हो गया है बिकॉज माँ बाप दोनों को काम करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू मेक एंड्स मीट। एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, तो चिल्ड्रन कम बैक होम टू एन एम्प्टी हाउस। माँ बाप अपने लाइफ में बिजी हैं, काम में बिजी हैं। सिस्टम ही ऐसा हो गया है। आपकी फैमिली वैल्यूज, आपके फैमिली का जो सपोर्ट और ये सारी चीजें, इट्स नो लॉन्गर IQ. Intelligence quotient is no more an important factor, is the EQ. Emotional quotient is the most important thing in today's times. हमारे जो युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे कि कितना बड़ा उत्तरदायित्व है माँ बाप के ऊपर कि वो अपने बच्चों को सही तरीके से नैतिक शिक्षा दें, घर पे उनके सामने आदर्श पेश करें, तभी लोग कहीं ना कहीं उनके अंदर से बहुत बड़े राज कपूर या पद्मिनी कोल्हापुरी बना सकते हैं। पद्मिनी जी, आपने हमारे को समय दिया है, इसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और आपको देख के अभी भी लगता नहीं है कि आपकी एक लंबा अरसा बीत चुका है आप फिल्मों को छोड़े हुए। अभी तक आप वही हमारे जहन में प्रेम रोग की पद्मिनी कोल्हापुरी दिखाई देती हैं, और कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपको और आपकी आध्यात्मिकता को जाता है। हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना समय हमारे लिए बख्शा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे से दीपक महान की ये दिलचस्प बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे विनायक रेनके और गणेश शिंदे। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। आज पिटारा लाया था उजाले उनकी यादों के।